हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को क्लास 11th का इंतज़ार था जो वो आज पहली क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th-10th में एटम के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एटम क्या है तो 9th-10th में जो आपने पढ़ा हुआ था वो क्या है, आपने केवल डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ले चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो नाम है चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर केवल हमें एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब एटम के स्ट्रक्चर में जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या बोला गया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में केवल आपको इतना बताया गया कि इनडिविजिबल एटम क्या है, इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं हो सकता है। यही तो आप लोगों को बताया गया। ठीक है, आप लोगों ने जाना कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एटम जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी जैसे ये खत्म हुई उसके बाद ये रूल आ गया, बोला गया आपसे कि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी तो उन्होंने जो बोला कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब डाल्टन्स थ्योरी कहां से आई? वो पार्टिकल से आई। पार्टिकल दिया गया, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कहां से आया? जो पार्टिकल पहले वर्ड दिया गया कि पहले आपके ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने कण के बारे में बोला था, कण। तो कण जो नाम आया ये पार्टिकल्स है, और ये किसके नाम पे आया? महर्षि कणाद के नाम पे आया। महर्षि कणाद ने सबसे पहले पार्टिकल पे डिस्कस किया था कि पार्टिकल क्या है, उन्हीं के नाम पर कण दे दिया गया कि ये पार्टिकल होता है। ठीक है, अब जब हमें ये पता चला एंड ऑफ 19th सेंचुरी, डाल्टन के बाद एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जब हमें जानकारी हुई तो क्या बोला गया? ये बताया गया कि नहीं, एटम को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड। एटम क्या है? डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो किसमें डिविजिबल है और क्यों डिविजिबल है? सबसे बड़ी बात यह आई कि अगर एटम डिवाइड है, एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। भाई एटम को देखा किसने? नेक्ड आई से इसको हम देख नहीं सकते हैं। अब इतना बड़ा तो पॉइंट हमें दिख रहा है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इतना बड़ा तो पॉइंट में दिख रहा है, और इसके अंदर इसको भी डिवाइड ही करना है तो कितना डिवाइड होगा? अगर डिवाइड होकर के मिलता है तो क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अगर डिवाइड होकर के मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, कितना बड़ा पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो पार्ट हमारा आता है वो अगर डिवाइड है तो क्या है, कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं? तो डिवाइड जो नाम दिया गया वो नाम दे दिया गया फंडामेंटल। क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल पार्टिकल एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स वर्ड आया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं कि एटम जो आपका है वो डिविजिबल है और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है ये? न्यूट्रॉन। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया गया। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल 3, और इसके साथ साथ में मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है जो इससे भी स्मॉल है। तो इनको यहां पर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सब एटॉमिक
पार्टिकल्स, इसके नाम से जानते हैं। ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनको हम सब एटॉमिक नाम से जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होगी, फिर क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या होगी, कहां प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि न्यूट्रॉन क्या होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, इन्हीं के बारे में हमें बहुत अच्छे से इस क्लास में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कहां से आया इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरी, और उसके बाद में हमको इस चैप्टर में मॉडल पे डिस्कस करना है, क्या है इसका मॉडल्स। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर डिस्कस करते हैं। किसके पर डिस्कवरी पर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर डिस्कशन करते हैं। एंड ऑफ 19th सेंचुरी, क्या है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद में जब ये खत्म हो रही थी, ठीक है, सेवरल साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे क्रुक्स, विलियम क्रुक्स, जूलियस प्रकर और सबसे बड़ा जो योगदान हुआ क्रुक्स, प्रकर, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा जूलियस प्रकर का, और सबसे जो मेन पॉइंट आया वो जे थॉमसन का था, जे थॉमसन। ठीक है, इन सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के किया क्या, आपने पहले पढ़ा है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वहां इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फैराडे ने 2 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, आयोनाइजेशन। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं आपके, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका ले लीजिए कि अगर हमने वाटर ले लिया और वाटर में हमने NaCl डाल दिया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। तो जैसे Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या कर रहा है ये जो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आयन में जब कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे अपोजिट, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर। तो उससे हमें जानकारी हुई कि अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, किसमें, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो क्या होगा, देखिए, तो इन्होंने किया क्या, सबसे जो मेन एक्सपेरिमेंट आपका है वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली कुछ इस टाइप की, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। क्या लिया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पर ये बनाया, कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रोड इन्होंने बनाया। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों को इन्होंने हाई वोल्ट बैटरी से ऐड कर दिया। क्या किया,
हाई वोल्टेज बैटरी से ऐड कर दिया, ये ठीक है। और इसको फुली वैक्यूम बना दिया। क्या बना दिया? वैक्यूम ले लिया इसका। यहां पर जो इलेक्ट्रोड लिया तो इसको इन्होंने कैथोड नेम दिया। क्या नेम दिया? कैथोड। और इसको क्या बनाया? एनोड। ये एनोड है। यहां पर नेगेटिव चार्ज था एनोड पे, और यहां पर सॉरी ये ले लिया, और कैथोड को इन्होंने बनाया नेगेटिव, और इसको क्या बनाया? पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। और इसको यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा दी। ये क्या है? ये वैक्यूम पंप। यहां से इन्होंने वैक्यूम बना दिया। अब जब हाई वोल्टेज इससे करंट से इन्होंने इसको जोड़ दिया, तो जोड़ने पे क्या देखा? यहां पर जो मेन आपका है फ्लोरेसेंस लगा दिया इस वॉल पे, यहां पे इतनी, ये यहां पर एक फ्लोरेसेंस दे दिया, जिंक सल्फाइड ZnS ये लगा दिया। तो देखा क्या? यहां ये चमक रहा था। जैसे हाई वोल्ट बैटरी से इन्होंने किया, वैसे क्या हो रहा था? ये चमक रहा था, शाइनिंग कर रहा था। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि चमक रहा होगा तो यहां से कुछ रेज निकल रही होंगी। ये रेज, अब या तो ये हीट कर रहा होगा इलेक्ट्रोड, या फिर ये इलेक्ट्रोड हीट कर रहा होगा। ठीक है, अब रेज तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो या तो फिर ये हीट कर रहा है या फिर ये हीट कर रहा है, तभी तो ये चमक रहा है। अब ये क्लियर करना था कि यहां से कुछ हो रहा है ऐसा जो यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, या यहां से कुछ ऐसा इस इलेक्ट्रोड से हो रहा है जो यहां पे स्ट्राइक कर रहा है। ये दिमाग साइंटिस्टों के माइंड में पॉइंट कर रहा था। क्या पॉइंट कर रहा था? कि जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी आई है वो इस इलेक्ट्रोड के या फिर इस इलेक्ट्रोड से आ रही है। दोनों इलेक्ट्रोड थे यहां पर, तो इन रेज का, इन इलेक्ट्रोडों का ये शाइनिंग जो थी यहां पर, ये जो आपका लगाया है फ्लोरेसेंस सब्सटेंस, ये जो इन्होंने दिया है, ये चीज यहां पर क्लियर करनी थी कि ये इस इलेक्ट्रोड का सारा रोल है कि यहां पर इस इलेक्ट्रोड का सारा रोल है। दोनों रोल है अलग अलग। तो कैसे ये क्लियर करना था? कैसे आपको बताना था कि कहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड हीट कर रहा है? ठीक है, तो इनका जो ये डिस्कशन है, ये इन्होंने इस पर डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। तो जैसे इन्होंने इस पर डिस्कवरी स्टार्ट की, तो इन रेस की स्टडी की, और स्टडी करने पर इनको क्या मिला? सबसे देखिए, पहला पॉइंट ये मिला कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाउ टू प्रूफ कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये सीधी रेखा में जा रही हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं? तो किया क्या इन्होंने? इन रेस के बीच में यहां पर, यहां से निकल रही थी कि यहां से निकल रही थी, एक्सपेरिमेंट इनका ये था। तो इन्होंने यहां पर एक काम ये किया कि यहां पर इन्होंने एक पेडल रख दिया, मेटेलिक पेडल। ठीक है, यहां पर एक मेटेलिक पेडल यहां पर इन्होंने सेट कर दिया, ये बीच में ये रख दिया। जब इन्होंने ये रखा तो इसकी जो शैडो थी अपोजिट किसके बन रही थी? इसकी शैडो अपोजिट इस इलेक्ट्रोड के बन रही थी। कहां पे बन रही थी? यहां पर। ये
यहां पर इसकी शैडो आ रही थी, ये बिल्कुल सेम ऐसे आ रही थी। तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को हम फॉल करेंगे तो उसका जो शैडो है वो कहां बनेगी? अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। किस डायरेक्शन बनेगी? अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो रेज है वो स्ट्रेट है और यहां से ही कुछ ऐसी रेज निकल रही है जो यहां से अटैक करने के बाद यहां पर इस वाली ग्लास पे यहां पर क्या कर रही है? एक शाइनिंग जनरेट कर रही है। ठीक है, उनमें क्या है? मास है। ये चीज इनको क्लियर हो गई कि पहला जो पॉइंट है वो क्लियर कर रहा है कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द कैथोड यहां से निकल रही, इससे, इस पॉइंट से। तो ये क्लियर हुआ। दूसरा क्या है? कैथोड रेज possess काइनेटिक एनर्जी एंड आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज जो यहां से निकल रही है वो काइनेटिक एनर्जी से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी से मिलकर के बनी हुई है तो क्या कर रही है? देखिए, अगर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में कोई व्हील रख दिया जाए, कोई भी व्हील रख दीजिए यहां पर, ये हमने फैन लगा दिया यहां पर इस तरीके से, तो ये फैन क्या कर रहा है? रोटेट करना चालू कर रहा है। क्यों चालू कर रहा है रोटेट करना? क्योंकि ये यहां पर इस पर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जैसे इस पर स्ट्राइक करेगा तो उस पर मास होगा। जब मास होगा तो ये क्या करेगा? इस पर फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो ये घूमना चालू कर देगा। तो इसका मतलब ये जो रेज है उनमें काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड मटेरियल पार्टिकल। ये किससे बनी हुई है? मटेरियल पार्टिकल से। दूसरा पॉइंट क्या है? कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे ये आपका देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है और यहां पर हमने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया दोनों के बीच में। तो ये पॉजिटिव हो गया पोल, ये हो गया इसका नेगेटिव पोल। तो जैसे इन रेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये रेज सीधे जाने के बाद में इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है। ये इस तरीके से इनमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि इन रेज में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तभी तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही है। अगर नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही है। इससे ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है? अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना दें, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको लाते हैं साउथ एंड नॉर्थ, तो ये रेज मैग्नेटिक फील्ड की ओर भी डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इनका डिफ्लेक्शन पाया गया। कौन सी रेज का? दिस रेज का। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड में भी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, यहां पर पॉजिटिव होगा और यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर इन पे चार्ज, अगर ये यहां से निकल रही होती तो यहां पर क्या होता? पॉजिटिव चार्ज। यहां से निकल रही होती तो इधर की ओर डिफ्लेक्शन होता। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इस पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है चमकना, चमक। ठीक है, जब यहां से रेज निकल रही तो स्ट्राइक यहां पर जैसे ना टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं, उस तरीके से ये जो ग्लास है आपका डिस्चार्ज ट्यूब का,
तो इस ग्लास पे यहां पर कुछ टिमटिमाता हुआ नजर आया। कैसा नजर आया? टिमटिमा रहा था। अब टिमटिमाने का मतलब ये हुआ कि यहां पर इस तरीके से पॉइंट जैसे नहीं होते हैं आपके, ये पॉइंट कुछ देर में यहां टिमटिमाया, यहां टिमटिमाया, ये टिमटिमा रहा था, तो यहां पर ये पॉइंट आपको मिल रहे थे। ठीक है, इससे क्लियर हो गया कि यहां पर कुछ स्ट्राइक कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कैथोड रेज प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। गैसेस को आयोनाइज कर रही थी इन गैसेस। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक हैवी मेटल। अगर इनके यहां पर इस इलेक्ट्रोड को, कोई एक इलेक्ट्रोड यहां से ले लिया, जैसे यहां से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका था, अगर यहां पर इस इलेक्ट्रोड को हम चेंज कर दें, इसकी जगह पर हैवी मेटल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, तो ये रेस कर क्या रही थी? यहां से स्ट्राइक करने के बाद यूं आ रही थी, डिफ्लेक्शन हो रहा था ये इस तरीके से। हैवी मेटल पे पड़ने के बाद में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है? द चार्ज ऑफ मास रेशियो E/m for the constituent particle of cathode rays does not depend upon the nature of the gas taken in the discharge tube। यो E/m का जो रेशियो है, ये मेन पॉइंट क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज, ये डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ गैस। जो यहां पर गैस है आपकी, इस पर डिपेंड, डू नॉट डिपेंड। ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता। ई क्या है? चार्ज। एम क्या है? मास। इन दोनों का जो रेशियो होगा ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको नाम क्या दे दिया गया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इसका नाम क्या दिया है? क्यों दिया है? अगर आपसे पूछा जाता है क्यों दिया है, क्योंकि इन रेज पर मास जो चार्ज आपका था वो कैसा था? नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है मेन। इन पॉइंट से ये डिस्चार्ज ट्यूब है आपकी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो इससे हमारे पास ये पॉइंट निकल के आते हैं और इन पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी नेगेटिव चार्ज की तो डिस्कवरी आपने कर ली, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि वो चार्ज जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसी है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहां पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, वो क्या कह रहा है कि यहां पर सेम पैटर्न आपका यही रहेगा, केवल चेंज क्या किया उन्होंने, रदरफोर्ड ने चेंज क्या किया है इसको, ये जो कैथोड आपका है इसको क्या बना दिया है? परफोरेटेड। परफोरेटेड। ये परफोरेटेड बना दिया और इसको सेम रखा, इसको भी वही काम किया है, हाई वोल्टेज बैटरी से इसको ऐड कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी, अब यहां से जो रेज निकल रही है आपकी, यहां पर क्या किया? फ्लोरेसेंस लगा दिया। तो ये स्ट्रेट लाइन में आपकी जा रही रेस, यहां से यहां, दिस इलेक्ट्रोड टू दिस इलेक्ट्रोड। यहां से जो रेज रिपल होकर के आ रही है, यहां पे कोलिजन करने के बाद ये
यहां पर इस कैनाल से, यहां से होल से ये रिटर्न हो रही है यूं। तो जो रिटर्न हो रही है वो यहां से रिटर्न होकर के आ रही है। जब यहां से रिटर्न होकर आ रही है तो अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ा था, यहां से निकल रही तो इसको निगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या किया, इसको क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव रेज होल से निकल रही है, छिद्र से निकल रही है, तो इसका नाम क्या दे दिया, कैनाल। कैनाल रेज। ठीक है, इतना दोनों में डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज दोनों की सेम थी। कैनाल रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यह भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सेम वही एक्सपेरिमेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर था वो सेम बिहेवियर किसका था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का था। दूसरा क्या है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैनाल रेज वेरीज विद द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सेम पॉइंट वही आपका है, चार्ज E अपॉन M की जो वैल्यू आपकी मिलेगी, चार्ज एंड मास रेशियो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैनाल रेज नेचर ऑफ द गैस, ये किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैनाल रेज 2000 टाइम मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका चार्ज था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपका ये है, वो किसके इक्वल है, 2000 टाइम्स और मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास है उससे 2000 गुना इतना ज्यादा चार्ज था। कैनाल रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन मेड फॉल ऑन द जिंक सल्फाइड। अगर यहां पर ये जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, जैसे इस पे स्ट्राइक करेंगी तो मैंने आपको बताया था यहां पर टिमटिमाना, ऐसे तारों का जैसे टिमटिमाना होता है, वैसे जब फ्लोरेसेंस सब्सटेंस लगा होगा तो वहां पर जब कोई मास से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, टिमटिमाना होगा, चमकना, थोड़ी देर के लिए चमका बंद हो गया, चमका बंद हो गया, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट आपका, केवल आपको ये याद रखना है कि अगर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक से कर लिया है तो यहां पर आपको केवल परफोरेटेड कैथोड पे दिमाग लगाना है। परफोरेटेड कैथोड, बहुत बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर परफोरेटेड उनको कैसे पता था परफोरेटेड बनाना है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी कि इसको यहां से निकल के ये वापस चली जाए। ठीक है, इसलिए इसको क्या बनाया गया, परफोरेटेड बनाया गया, कि जो यहां से निकलेंगी वो वापस रिटर्न हो जाएंगी, और जब रिटर्न होंगी ये तो किधर से आएंगी, यहां से आएंगी ना, इस एरिया से। ये तो स्ट्रेट लाइन में जा ही रही थी, यहां से कुछ रेज ऐसी जो रिटर्न हो रही थी, इसलिए इसको फ्लोरेसेंस बनाया गया कि यहां पर क्या होगी, एक चमक जनरेट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका क्या है, अब जब हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज हमको मिल गए, इट मींस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि होता कैसा है, एटम है कैसा, गोल है, चौकोर है, ट्राइंगल शेप में है, उसका शेप कैसा है, यह दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम एटम को ऐसा मान लेते हैं तो एटम ऐसा होगा, ऐसा ले लेते हैं तो ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट कैसा है, इस पर डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, तो पहला स्टेटमेंट जो आया, सबसे पहले किसका आया, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल कोई मॉडल नहीं है, अगर देखा जाए, जैसा साइंटिस्टों के दिमाग में आया वैसा बोल दिया कि ऐसा होता है, उसका कोई प्रॉपर्टीज निकल के नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज निकल के आई, उससे कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई। उन्होंने बोला ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो उसका स्टेटमेंट फिजिक्स क्या कह रही है, मैथमेटिक्स क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रूफ करिए, उनके रूल्स को आप प्रूफ करिए, तब तो आप मानेंगे। नहीं आपने बोल दिया कि ट्राइंगल शेप में होता है, ट्राइंगल मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो थॉमसन मॉडल के बारे में आप लोग जानते हैं, उन्होंने बोला कि ये कैसा होता होगा, सर्कुलर ऐसा होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सिमिलर वे में, इस तरीके से।
जिसको हम लोग ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट है आपका, ये जितना भी ये बचा हुआ पार्ट है, इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। प्लम पुडिंग मॉडल क्या बता दिया, जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और बाकी उसका जो रेड वाला एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे, और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, फिजिक्स बोल रही है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है। अगर दोनों चार्ज यानी दोनों इलेक्ट्रोड सिमिलर वे में आते हैं तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कोलाइजन करेंगे, और जब कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल यहां पर कोई बहुत पॉइंट लेकर के नहीं आया या कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी इन्होंने नहीं दी। ठीक है, अगला जो मेन मॉडल आपका है वो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है, इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल जो आपका है इसको हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किया क्या, जैसे आपका गोल्ड मेटल है तो गोल्ड मेटल को हम लोग सबसे पतला बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, 0.001 mm, इतना मोटा तक इसको हम लोग बना सकते हैं कि इतना पतला इसको कर सकते हैं। इस पर इन्होंने किया क्या, अब देखिए ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, इसको सर्कुलर वे में बनाया इन्होंने, यहां पर इन्होंने एक छोटा सा होल कर दिया ये, और इस होल से अल्फा पार्टिकल्स पास कराए यहां पर, और यहां पर क्या किया इन्होंने, एक छोटा सा इतना पतला एक गोल्ड फॉयल लगा दिया। अब इस गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डिंग की तो यहां पर एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि व्हाट अल्फा पार्टिकल्स क्या है। यहां पर क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये ले लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने लिया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग कराई। अल्फा पार्टिकल है क्या, जैसे हीलियम एटम है आपका, हीलियम एटम यहां पर 2 प्रोटॉन हो गए और इसके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये W पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, He, यानी He++ W पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अगर हम इसको अल्फा पार्टिकल कहेंगे तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, तो दूसरा नाम इसका हो गया हीलियम न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया, हीलियम न्यूक्लियस। क्या है, एक अल्फा पार्टिकल से इसकी जब बम्बार्डिंग कराई तो स्टेट वे में इस पे बम्बार्डिंग करा दी गई। यहां पर क्या किया इन्होंने, फ्लोरेसेंस सब्सटेंस इसके ऊपर लगा दिया, यहां पर इतना ये लगा हुआ है फ्लोरेसेंस। तो जैसे ही यहां पर स्ट्राइक करेगा स्टेट वे में तो देखा क्या, सम टाइम कुछ देर बाद ये जो फ्लोरेसेंस सब्सटेंस है यहां पर कुछ टिमटिमाना ऐसे इस तरीके से टिमटिमा रहा था। इतना जो स्पेस था इसका, ये इतना जो स्पेस है यहां पर कुछ भी कोई भी चमक जनरेट नहीं हो रही थी, कुछ टिमटिमा नहीं रहा था। लेकिन देखा क्या, ये जो यहां पे टिमटिमा रहा है या यहां पे टिमटिमा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेज आई यूं डिफ्लेक्ट हो गई या फिर यूं डिफ्लेक्ट हो गई, यूं चली गई। ठीक है, बहुत सारी तो सीधे चली गई ऐसे, लेकिन जो डिफ्लेक्शन हुआ ये क्या बता रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज
जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, और पॉजिटिव चार्ज के पास से अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कुछ पार्टिकल यूं चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल नीचे हैं तो वो यूं आ जाएंगे, कुछ रेज आपकी सीधे जा रही हैं। ये कुछ स्मॉल एंगल और हाई एंगल, दो एंगल से डिफ्लेक्शन यहां पर होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि यहां पर क्या है, कोई एक डेंस पार्ट है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो जो ये एरिया आपका था, इतना एरिया, इस एरिया में कोई भी चमक जनरेट नहीं हुई, कोई भी चमक नहीं आई यहां पर इतनी जगह में। इससे ये क्लियर हुआ कि यहां पर कोई भी रेज, यहां से कोई भी रेज पास नहीं हुई है। तो और जब इसको देखा गया और जब इसको समझा गया तो यहां पर क्या किया, इन्होंने कुछ थोड़ी जगह पर यहां भी फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगाया, और जैसे फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगाया तो देखा क्या, यहां भी कभी कभी एक ऐसी टिमटिमाना। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जब इसके सामने, बिल्कुल जस्ट सामने यहां पर कोई भी रेज जा रही होगी ये इस तरीके से, तो वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी। और उनकी संख्या कितनी होगी, 99%, इतने परसेंट सीधे निकल गई। 1% में ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, उनमें से बहुत कम, एक या दो रेज ऐसी हैं जो रिटर्न होकर के सीधे 180 डिग्री पर रिटर्न हो रही। ठीक है, कुछ तो 90 डिग्री पे रिटर्न हो गई। तो ये आपका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है। इसको और स्कैटर करके इन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखा क्या इन्होंने कि जो सीधे निकल रही थी, इनका जो कंक्लूजन निकल के आया, जो सीधे रेस जा रही है, तो इनका जो कंक्लूजन निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। 99% अल्फा पार्टिकल्स हैं जो अनडिफ्लेक्टेड हैं। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, विच दे वेयर इंसिडेंट ऑन द फॉयल, जैसे जैसे फॉयल पे इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है, उनके नंबर कितनी है, मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर एक दो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल मान रहे हैं कि नेग्लिजिबल पार्ट ऐसा है जो डिफ्लेक्शन कर रहा है। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट इससे निकल के आया वो क्या कह रहा है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो यहां पर ये टिमटिमा रहे हैं, इनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, जो वेरी अल्फा पार्टिकल थ्रू स्मॉल एंगल्स, यानी 90 डिग्री या 90 डिग्री बिलो। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, अबाउट 1 or 20,000 सफर डिफ्लेक्शन ऑफ इवन 180 डिग्री एंड कम स्ट्रेट बैक। इतने अल्फा पार्टिकल्स हैं, अबाउट 1 in 20,000। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल आपको मिल रहा है जो 180 डिग्री पर रिटर्न हो रहा है, जा रहा है और वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया ना, अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली पॉजिटिव चार्ज है। तो जब डबली पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके अंदर यहां पर कोई एक ऐसा छोटा सा पार्ट होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, सामने जाएगा। जैसे यहां पे इतनी जगह में एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट, और यहां से पॉजिटिव चार्ज सीधे जाकर के यूं टकराएगा तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे गया वैसे ही सीधे आ गया। इनकी संख्या कितनी थी, 1 in 20,000 suffered a deflection of even 180 degree and came straight back. नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज आई, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हालो। जब 99% सीधे जा रहे हैं तो एटम का 99% पार्ट जो था वो क्या था, खाली था, एम्प्टी था, वहां पर कुछ नहीं था। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, जो पॉजिटिव चार्ज है कंसंट्रेटेड समवेयर इन द एटम। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द एटम। इससे ये क्लियर होता है इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो कुछ है नहीं, गोल्ड फॉयल ले लिया। अब क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो कि गोल्ड का ले लिया, एल्युमिनियम का क्यों नहीं लिया, सिल्वर का क्यों नहीं लिया,
तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, फिजिक्स में सर ने आपको पढ़ाया होगा इलेक्ट्रिक मेटल नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल में बीटेन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, कि अगर हम सिल्वर को बीट रहे हैं, ऐसे ऐसे पटक रहे हैं, पतला कर रहे हैं, तो क्या करता है, चटक जाता है। बहुत पतला अगर एल्युमिनियम को करेंगे तो चटक जाएगा, लेकिन अगर हम गोल्ड को करेंगे तो गोल्ड को क्या कह रहा है, 0.001 mm, 0.001 mm क्या करते हैं, पतला कर लेते हैं, इतना पतला कर लेते हैं। फिजिक्स वाली क्लास में अभी अनुराग सर मेटल और नॉन मेटल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, मेटल को क्या, मेटल की प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेटल, अब जैसे क्वेश्चन यहां पे आता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बहुत लोग नहीं जानते, मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटल में क्या है। तो मोबाइल है क्या, मोबाइल ये वाला नहीं मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, उससे मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के अंदर मोबाइल है। अब मेटल के अंदर मोबाइल है, कैसे है, अरे कभी आपने स्पीकर के पास मेटल रख कर देखिए, स्पीकर क्या करता है, मोबाइल का अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट हो रही है। अगर मेटल ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो वही चीज यहां पर आप देख रहे हैं कि देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द एटम, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। नेगेटिव है तो अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट करेगा, और क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट तो नहीं करेगा। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो मेन पॉइंट आपका है वो क्या बता रहा है कि एटम के अंदर 99% पार्ट ऐसा है जो एम्प्टी है, जहां पर कुछ भी नहीं है। उनमें से 0.1 ऐसा पार्ट है जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। क्लियर हुआ, बस 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के लिए हमें इतना सारा कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद में जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपका है वो क्या है, बोर मॉडल है। क्या है, बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल के पहले थोड़ी फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या फिजिक्स पढ़ेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में हमें पढ़ना है मेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये फिजिक्स में पढ़ना है। दूसरा फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फिजिक्स चैप्टर में क्लास 11 में आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। पहला तो पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, और तीसरा पॉइंट आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फोर्थ पॉइंट आपको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां पर पढ़ने होंगे, उसके बाद में बोर मॉडल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला जो पॉइंट आपका आता है वो क्या है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो जरा देख लीजिए, वो कुछ यूं तरीके से थोड़ा जूम करके उसको बताया गया है। वो जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पीछे मैंने बताया है आपको, ये जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है इसको क्या किया गया, और जूम किया गया। जब जूम किया गया तो पर्टिकुलर किसी एक एटम पर डिस्कशन किया गया। ये क्या है यहां पर, पॉजिटिव चार्ज। अब बम्बार्डिंग करा दीजिए इस पे अल्फा पार्टिकल्स। इस तरीके से अब देखिए जो यहां से निकल के आ रहे हैं ये इसके पास से यूं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो यहां से निकल के आ रहे हैं जस्ट पास से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो यहां से जा रहे हैं वो यूं डिफ्लेक्शन में आ रहे हैं। यहां जब आया तो यूं डिफ्लेक्शन हो गया, अगर इसके पास में और आ रहा है तो यूं चला गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ यानी 99%
जो 99% पार्ट पीछे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में आपने किया, तो क्या कह रहा है, almost all of the masses and entire positive charge an atom is concentrated into its center called nucleus. नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया उसको। यहां पर जो सेंटर में अवेलेबल है ये पार्ट, इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। अब एटम इतना बड़ा है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, तो वो और छोटा होगा। मान लीजिए कि एटम अगर इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा ना। ये चीज हो गई, ये आपका साइज आपका हो गया एटम का, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, जहां पर वन रेज रिफ्लेक्ट कर रही है। एक 19,000 बाहर जा रही है और एक वापस आ रही है, तो कहां 19 कहां 1। The nucleus of atom of different element possess different nuclear charge. पॉइंट आपका है ये मेन, क्या कह रहा है, the nuclei of the atom of different। हर एटम की न्यूक्लियाई एक जैसी नहीं होगी, हर एटम की डिफरेंट। जितने भी एटम्स है सारे एटम की जो न्यूक्लियाई होगी वो क्या होगी, डिफरेंट, possess different nuclear charge। हर एटम के पास डिफरेंट न्यूक्लियाई होगी, लाइक हाइड्रोजन, लाइक बेरिलियम, लाइक बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटीसी। सबकी न्यूक्लियाई अलग अलग होगी क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। क्लियर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो न्यूक्लियस भी डिफरेंट होगा। अगर न्यूक्लियस डिफरेंट होगा तो उसके चार्ज भी डिफरेंट होगा। आप जानते हैं Be डबल प्लस, डब्ल्यू पॉजिटिव है, बोरान, नाइट्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या है कि अगर हम चार्ज सब में इक्वल कर दें कि नहीं, सबका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, 1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकलेगा, तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव एट वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहां पर जो ये पार्ट है आपका, ये न्यूक्लियस मान लिया गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, इसके चारों ओर नहीं कर, इसके चारों ओर मूव कर रहा है, इसके अंदर मूव नहीं कर रहा है, इसके चारों ओर ये यू मूव कर रहा है। इस तरीके से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ये हो रहा है, इस तरीके से ये घूम रहा है, चारों तरफ इसके घूम रहा है। कैसे, न्यूक्लियस इन ऑर्बिट आर क्लोज सर्कुलर पाथ, और उसको नाम क्या दे दिया गया, ऑर्बिट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यहां पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका। अगर हमने कोई एलिमेंट आपका ये ले लिया x, यहां पर आपका जो a लिखा हुआ है ये b लिखा हुआ है, एक मेथड आपका ये हो गया। दूसरा आपका ये हो गया, यहां पर a है और यहां पर b है। थर्ड आपका क्या हो गया, यहां पर a है और यहां पर b है। फोर्थ आपका क्या हो गया, यहां पर a है और यहां पर b है। तो इन चार में से किसी भी मेथड से आपको लिखा अगर मिल रहा है तो ये क्या है आपका, मास नंबर। ऑलवेज रिमेंबर, ये हरदम आपको याद रखना है कि जो इसकी खोपड़ी पे बैठा हुआ है ये क्या है, मास नंबर है, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये क्या है, मास नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। मास नंबर, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर। सेम है ना, लिखे चाहे जैसे हम उसको, एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। अब यहां पर क्या देखना है, अगर एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब होगा, जब न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल नहीं है तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर तो सेम हो जाएगा बट इलेक्ट्रॉन नंबर आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्यों होगा,
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन। सर्कुलर पाथ में घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ। तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलना है अगर चार्ज है। अगर न्यूट्रल है तो आपका ये फार्मूला आपका यूज करेगा, अगर न्यूट्रल नहीं है तो ये फार्मूला आपका यूज नहीं करना है आपको, इलेक्ट्रॉन आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ, अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो मास नंबर से मास नंबर माइनस, यानी इस नंबर से इस नंबर को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? निकल के आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। बहुत सिंपल सा मेथड है, 10th क्लास में ही पढ़ाया आपने, 9th में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद यहां पर आपको एक और चीज पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, आइसोटोप्स, आइसोबार। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका? पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो आज भी पूरा नहीं हुआ है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तीन चीजें आपको यहां पर पता करनी है कि क्या होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप का मीन्स होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एटम। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो आपका न्यूट्रल पार्ट होगा सेम नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर? ये और ये क्या है? सेम है। एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर ये सेम है तो आइसोटोप है, अगर ये डिफरेंट है तो आइसोटोप है। ठीक है, तो आपको केवल एक चीज याद रखनी है, सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या है? आइसोटोप है। अब आइसोबार में देखना है आपको सेम मास नंबर, एटॉमिक मास क्या है? सेम है, तो क्या है वो? आइसोबार है। फॉर एग्जांपल 18Ar40, 20Ca40। अब यहां देख रहे हैं एटॉमिक नंबर दोनों का क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। मास नंबर दोनों का क्या है? सेम हो गया। तो अगर मास नंबर सेम है तो क्या है? आइसोबार है। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो आइसोटोप है। अगला जो आपका आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में तो हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अगर न्यूट्रल में नहीं होंगे तो चार्जेबल में हम लोग देखते हैं, कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। स्टार्ट करते हैं Al3+, Mg2+, Na+, नियॉन, F नेगेटिव, O डबल नेगेटिव और N ट्रिपल नेगेटिव। ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्यों है? अब बच्चों के दिमाग में आता है कि N आपने ले लिया सर, C4 नेगेटिव नहीं लिया, या यहां पर इसके बाद जो आता है Si4+ नहीं लिया। क्यों? आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपने पढ़ी है KLMN, यह हाई स्कूल में आपका क्वेश्चन था, C4 नेगेटिव और C4+, कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों? तो ऑक्टाव रूल आपने पढ़ा है, 4- ज्यादा स्टेबल होगा 4+ के अकॉर्डिंग। रीजन क्या है इसका? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टाव रूल फॉलो कर रहा है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम इनर्ट गैस को फॉलो कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए उस पर जब डिस्कस करेंगे तो आगे बताते हैं। यहां पर देखिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका 11, इसका 10, इसका 9, इसका 8, इसका 7। ठीक है, अगर यहां पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिस्कस करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो 3 पॉजिटिव है,
तो कितने हो जाएंगे 10। यहां पर 2 है तो 10 हो जाएगा, यहां पर +1 है तो भी 10 हो गया। ये 10 था ही क्योंकि इनर्ट है ये। अब इसने गेन कर लिया तो 10 हो गया, इसने 2 गेन किया ये भी 10 हो गया, इसने 3 गेन किया ये भी 10 हो गया। तो ऐसे एलिमेंट्स जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट है, अगर उसको हम चार्जेबल बनाते हैं, न्यूट्रल में आपको नहीं ढूंढना है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको चार्जेबल में देखना है कि कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है, किनमें से हमें उसका एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके हम लोग इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हैं। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में पूछ दिया जाता है आइसो न्यूट्रॉनिक